Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 12th of June 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स 2020 के लिए अपीयर होने वाले हैं तो आप 100% इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी तैयारी काफी बेटर और काफी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए गाइस, लेक्चर को फाइनली शुरू कर देते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आप अपना जो YouTube का जो सेटिंग होता है वीडियो क्वालिटी का, तो उसको आप 720 पिक्सल या फिर 480 पिक्सल कर लीजिए, क्योंकि आज कुछ थोड़े से चेंजेस किए मैंने वीडियो के अंदर। वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो इसलिए क्वालिटी आप 720 पिक्सल या 480 पे रखिएगा, ठीक है, तब आपको बेटर क्वालिटी जो है वो मिलेगी। अब देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है, जहां पर हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। अब देखिए चेंजेस क्या आए हुए हैं, तो देखो जैसे एक ही, अब मैंने कोशिश करी है कि एक ही स्लाइड पे आप लोग को मैक्सिमम पूरी एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा दूं एक स्लाइड में। जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक स्लाइड में मैंने फिनिश करा दिया। ये वाला टॉपिक है, ये पूरा एक स्लाइड में मैंने फिनिश करा दिया। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि करंट अफेयर्स का देखो, जो आप जानते हो कि वो ऑलरेडी लेंथी काफी ज्यादा होता है, बहुत सारे टॉपिक्स आए दिन आते रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, आप लोग का बंडल जो है वो बन जाता है फालतू में कि इतना सारा आपको पढ़ना है। बट अगर आप एक टॉपिक पढ़ने के लिए अगर आपको सिर्फ एक स्लाइड देखनी पड़ेगी, तो ये आप लोग के लिए बेटर होगा। एक तो दिमाग में प्रेशर नहीं होगा कि यार इतने सारे पेजेस पढ़ने या इतना सारा पढ़ना है, राइट। दूसरी बात क्या होगा, एक ही स्लाइड में आपको पूरी चीज कवर हो जाएगी और ये आपके रिवीजन में काफी काम करेगा कि आपको बिल्कुल एक नजर मारनी है एक स्लाइड में और आपका एक पूरा टॉपिक हो गया। तो अगर इस प्रकार का इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं इसको कंटिन्यू करूं तो करूंगा, और अगर नहीं लग रहा है तो हमारा जैसा चलता आ रहा था वैसे चलते देंगे, और आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही होता है। यहां पर आप जानते हो उस बारे में, ठीक है। तो फटाक से इसके बारे में मुझे बताइएगा जरूर, पहले पूरा लेक्चर देख लो उसके बाद। अब देखो, पहला जो हमारा जीएस पेपर 1 का टॉपिक है जिससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है रेमन मैगसेसे अवार्ड। तो ये एशिया का सर्वोच्चम पुरस्कार हम लोग को देखने को मिलता है, हाईएस्ट ऑनर है ये एशिया का। इसको नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये 1957 में स्टैब्लिश हुआ था, एक ट्रस्टी जो कि हम लोग को न्यूयॉर्क में देखने को मिलती है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन गवर्नमेंट। तो इन दोनों के साथ मिलकर जो है वो इस प्राइज को सेटअप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। किसकी मेमोरी में, तो फिलीपीन के तीसरे प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रमन मैगसेसे। तो उनको याद करते हुए, उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में इस अवार्ड को सेटअप किया गया था। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड में मेडल मिलता है, कैश प्राइज दिया जाता है और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और साथ ही साथ किनको मिलता है ये प्राइज, तो या तो फिर किसी इंडिविजुअल को मिल सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एशिया से बिलोंग करते हो और उन्होंने फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, यानी कि उन्होंने कोई परोपकारी सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए इस प्राइज जो है वो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो उनको दिया जाता है। गॉट इट? पूरी चीज क्लियर है? सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब बात करेंगे कोरल ट्रायंगल डे के बारे में। कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 9 जून को ये कोरल ट्रायंगल डे हम लोग को देखने को मिलता है। पहली बार ये कोरल ट्रायंगल डे 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। इस दिन किसके ऊपर टारगेट किया जाता है, कोरल्स के ऊपर, कि कोरल्स को प्रोटेक्ट करना है। और स्पेशली कोरल किस जगह पर, यहां पर, ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, आप अगर गौर से देखोगे तो ये मैप दिख रहा है आपको पीछे, तो ये इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ कंट्री दिखाई दे रही है। हमारे इंडिया से अगर हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हम लोग को ये पूरी कंट्रीज दिखाई देती है, राइट। तिमोर लेस्ते कुछ दिनों पहले ये न्यूज में भी थी कई सारी चीजों को लेकर। इसके अलावा ये इंडोनेशिया हो गई, ये फिलीपींस हो गई, ये मलेशिया हो गई, राइट। यहां पर आपको पापुआ न्यू गिनिया देखने को मिल रहा है, यहां पर सोलोमन आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल 6 समुद्र हम लोग को, 6 कंट्री के जो ये समुद्र हैं, इन पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मरीन बायोडायवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर काफी भारी मात्रा में कोरल स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस एरिया को हम लोग को कंजर्व करना है, हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, और इस एरिया के प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये दिन जो है वो कोरल ट्रायंगल डे ऑब्जर्व किया जाता है। गॉट इट? तो ये पूरी कंट्रीज हैं, इनके नाम भी आप लोग को एक जनरल तौर पे पता होना चाहिए और इस डे के बारे में पता होना चाहिए। और हैशटैग प्लास्टिक रेजिस्टेंस पर फोकस किया जा रहा है कि प्लास्टिक वगैरह ओशियन में ना फेंके जाए, गंदा ना किया जाए, क्योंकि ओशियन के अंदर जो लिविंग
जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि जो जीवन जो ओशियन के अंदर है उसको हार्म होता है, राइट। तो इस पर टारगेट किसके ऊपर किया जाता है कि इस कोरल ट्रायंगल को कंजर्व करना है, इस कोरल ट्रायंगल को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज आप याद रखिएगा, इन कंट्रीज का ये कोरल ट्रायंगल हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी प्रीलिम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कोरल ट्रायंगल किन कंट्री को मिला के बनता है, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये 6 कंट्री की, ये 6 कंट्री है, ठीक है। तो 6 कंट्रीज के नाम बिल्कुल अच्छे से आप याद रखो। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। एंड यस गाइज, आई नो कि आप लोगों को वॉइस का काफी ज्यादा इशू आ रहा है, आवाज खराब आ रही है, क्योंकि मेरा माइक जो है वो काफी समय से खराब है, इवन लॉकडाउन से पहले से खराब था, बट मैं ले नहीं पाया, लॉकडाउन हो गया था। अभी थोड़ा लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है, बट क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी। आप लोग को पता होगा रोज रात में 8 बजे टेस्ट सीरीज आती है, तो पूरे राउंड द क्लॉक में आजकल काम कर रहा हूँ, सिर्फ सो रहा हूँ और फिर खाना वाना खाया, उसके अलावा पूरा काम मेरे यहाँ पे जा रहा है, राइट। तो वो बहुत जो है शेड्यूल काफी हेक्टिक हो गया है, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। संडे को मेरे पास 4 घंटे का फ्री टाइम होगा, तो उस 4 घंटे में मैं लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप थोड़ा संडे तक बस बेयर कर लो, कमिंग मंडे में आपको एक अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कंप्लेन भी काफी आ रही थी मेरी बच्चों से। अब देखो, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, तो ये 2 नदियों के बारे में न्यूज में देखने को मिला है, तो इन 2 नदियों के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल जानेंगे हम लोग। तो देखो यहां पर पहले मैप में देख लो आप, यहां पर आपको देखो गोदावरी नदी दिखाई दे रही है, यहां से हम लोग को देखने को मिल रही है ओरिजिनेट वो यहां पर होती है गोदावरी नदी, और यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कृष्णा नदी यहां पर ओरिजिनेट होती है और ये यहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल की बात करेंगे। तो दोनों नदियां ही जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, आप देख सकते हो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ये पहले कृष्णा नदी की बात करेंगे। कृष्णा नदी कहां पे ओरिजिनेट होती है, तो महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर में ये ओरिजिनेट होती है कृष्णा नदी, ठीक है। और इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है, जो मैंने आपको बताया। कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये 4 राज्य से होकर गुजरती है, जिसका नाम आपको याद रखना है। कृष्णा नदी की ट्राइब्यूटरीज कौन सी है, तुंगभद्रा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुंगभद्रा से रिलेटेड। इसके अलावा मल्लप्रभा, कोयना, भीमा और घटप्रभा, यरला, वर्रा, डिंडी, मूसी और दूध गंगा। तो ये अच्छे से याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना ट्राइब्यूटरी जो है वो किस नदी की है या किससे एसोसिएटेड, या फिर मैच द पेयर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस ट्राइब्यूटरीज का थोड़ा ध्यान जो है वो रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करेंगे हम लोग गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है, अगेन ये महाराष्ट्र से हम लोग को राइज होती हुई नजर आती है। नासिक के पास हम लोग को त्र्यंबकेश्वर देखने को मिलता है, काफी फेमस मंदिर है, राइट, वहां से होकर जो है ये निकलती है गोदावरी नदी। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी, त्र्यंबकेश्वर के पास से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी। ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है, अगेन वो सेम चीज हमने बात करी थी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होती हुई ये गुजरती है, बट इसके इसी बीच में इसके रास्ते में मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट भी आता है, कर्नाटका का कुछ पार्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है, और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि इन पूरे जगहों से हम लोग को इसका गोदावरी नदी का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो प्रवर, इसकी ट्राइब्यूटरी हम लोग को एक देखने को मिलती है, और पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, राइट, तो ये सब हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा इंद्रावती, मनेर और सबरी, तो ये कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, ये गोदावरी नदी की है। तो इस ये वाली चीज आप लोग को बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आया था कृष्णा और गोदावरी नदी का न्यूज में। अब वो न्यूज में क्यों आया था, वो अभी कुछ दिनों बाद और अच्छे एडिटोरियल्स आएंगे उससे रिलेटेड, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ ये 2 नदियों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। तो पेपर 2 की पहली न्यूज में बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इस टॉपिक को मैंने आप लोग के लिए होमवर्क भी दिया था, पढ़ने के लिए कहा था, होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देख लेते हैं यूएनएससी के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलती है। इसके काम की अगर हम लोग बात करें तो इसके क्या क्या काम होते हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का इसका काम होता है, मेंटेन रखने का इसका काम होता है। ये क्या और क्या चीजें करती है ये, जैसे कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ये स्टैब्लिश करती है। अब हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में, पता होगा आप लोग को, राइट। वो नीली कलर की टोपी पहनते हैं वो सोल्जर्स, राइट, पीस कीपिंग ऑपरेशन करते हैं वो, तो वो फोर्सेस हम लोग को देखने को मिलती है, याद आ रहा है कि नहीं। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करने का भी काम यूएनएससी का हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस जो होते हैं, तो उसके तहत जितने भी इंटरनेशनल सैंक्शंस की चीजें होती हैं या फिर मिलिट्री
एक्शन करने के लिए कहा जाता है, तो उसका पालन करते हुए ये कुछ एरियाज पर मिलिट्री एक्शंस भी करती है और रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाने का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ कंट्री के अंदर कोई विवाद चल रहा होता है, कोई इशू चल रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सीरिया वगैरह की, तो ऐसी कंट्री में कुछ विवाद चल रहा है और वहां पर जो सिविलियन जो पॉपुलेशन है उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन आता है, तो उस रेजोल्यूशन को देखते हुए ये उस जगह पर जाकर मिलिट्री एक्शन कंडक्ट करती है जिससे कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो भी इशू चल रहा है यहां पर इस एरिया में, उससे सिविलियंस को दूर रखा जा सके और इस इशू को एंड किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये इसके कार्य, इसके काम हम लोग को कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स, ये वाली चीज अक्सर प्रीलिम्स में आ जाती है, और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। 5 परमानेंट मेंबर तो अच्छे से आपको याद होने चाहिए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इसके 5 हम लोग को परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। और नॉन परमानेंट मेंबर टोटल इसमें 10 होते हैं, जो कि अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि अफ्रीका और एशिया के टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, अफ्रीका के 3 मेंबर्स उठाए जाते हैं और एशिया कंट्री से 2 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये एशिया के 3 आएंगे, अफ्रीका के 3 आएंगे, एशिया के 2 आएंगे। ये दोनों एशिया और अफ्रीका ने मिलकर कलेक्टिवली जो है वो इनफॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड कर लिया था। ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल वे में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अफ्रीका की तरफ से 3 जाएंगे और एशियन की तरफ से 2 यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब वो समय समय पे इसके इलेक्शन होते रहते हैं, राइट। और इलेक्शन इसके हर साल हम लोग को देखने को मिलते हैं। 5 सदस्य जो होते हैं इसके हर साल इलेक्ट होते हैं, तो उसकी बात अभी मैं आगे चल के आपसे करूंगा। और ईस्टर्न यूरोपियन का 1 सदस्य हम लोग को देखने को मिलता है इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 2 सदस्य होते हैं। वेस्टर्न यूरोपियन और दूसरी कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द कंट्री के भी 2 सदस्य हम लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसकी भागीदारी इसमें 15 मेंबर्स के अंदर जो है वो कुल मिला के हो जाती है 10 नॉन परमानेंट मेंबर की पोस्ट पर इलेक्ट होने के बाद। ठीक है, इसके अलावा हर साल क्या होता है, जनरल असेंबली के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है नॉन परमानेंट मेंबर का, यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है 2 साल। तो आपको 2 साल जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है यहां तक बातें? अब देखो, अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन अभी हम लोग को देखने को मिलने जा रहा है। और मैंने आप लोग को इस टॉपिक को पहले भी हालांकि कवर कराया हुआ है, जब हमने बात करी थी कि इंडिया जो है वो बिना किसी यानी कि उसके अपोजिशन के, यानी कि बिना किसी अपोनेंट के इंडिया को ये इंडिया खड़ा हुआ है, यानी कि इंडिया के अपोजिट लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब जीत इंडिया की है, हम लोग को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। यहीं पर ट्विस्ट है और यही वाला ट्विस्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। जैसे कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन किन के बीच में हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा सदस्यों के बीच में, बट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो एक लौता हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक लौता जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया इस पोस्ट के लिए। बट अब देखो, यहां पर एक लौता होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है उसको डेफिनेटली सीट मिलेगी। यहां पर क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में ये होता है कि अगर किसी कंट्री को क्लीन स्लेट मिल जाए, क्लीन स्लेट का मतलब यही होता है जो मैंने आपको समझाया कि अपोनेंट में कोई और नहीं है, तो अगर किसी कंट्री को क्लीन स्लेट मिल जाती है, देन टू उस कंट्री को 2/3 मेंबर्स की वोटिंग की आवश्यकता होती है जनरल असेंबली सेशन के दौरान। यानी कि जो मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोट दे रहे हैं उनमें से 2/3 मेंबर्स की वोटिंग जो है वो सिक्योर करनी पड़ती है, यानी कि उनका वोट सिक्योर करना पड़ता है, जिसमें कुल मिलाकर अगर हम लोग फिगर्स की बात करें तो 129 वोट्स मिनिमम जो है वो सिक्योर करने होते हैं अगर कोई भी कंट्री अगर क्लीन स्लेट की तरह पर खड़ी हो तो, राइट, क्लीन स्लेट कैंडिडेट हो तो उसको मिनिमम 129 वोट जो है वो मतलब इकट्ठे करने होंगे, यानी कि उसके पास वोट आने चाहिए इतने, मिनिमम 129 वोट्स, तब जाकर उसको जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। तो ये भी क्लियरिटी आप अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज थी जो आप लोग को बतानी थी, और इतनी सी सिर्फ चीज जो है वो आप क्लियर रखो, इससे रिलेटेड ही प्रीलिम्स वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? अब यहां पे देखो गाइस, तो अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने डिस्क्राइब किया है ऑफिशियली साउथ कोरिया को अपना दुश्मन, अपना एनिमी। नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया कि साउथ कोरिया उसका दुश्मन है, उसका एनिमी है। ये ऑफिशियली ये चीज हम लोग को स्टेटमेंट जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया को लेकर देखने को मिल रहा है, राइट। और अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि साउथ कोरियन कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एंटी प्योंगयांग मैसेज जो है वो बलून में लिखकर बॉर्डर क्रॉस फेंक दिया। यानी कि यहां पर थे कुछ लोग, यहां पर यानी कि एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक बलून उड़ाया इस प्रकार का, ये देखो ऐसा बलून होता है, ये बलून देखो आप देख रहे हो कि वो छोड़ रहा है, उड़ा रहा है, इस पे जो है वो एंटी प्योंगयांग के बारे में लिखा हुआ। प्योंगयांग क्या है गाइस, तो ये बेसिकली कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है नॉर्थ कोरिया की।
प्योंगयांग, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो इन्होंने बलून उड़ाया, बलून पे इसके खिलाफ जो है वो कुछ बातें लिख दी, उससे ये भाई साहब चिढ़ गए और उन्होंने बोला कि मेरा दुश्मन है आप साउथ कोरिया। अब यहां पर आप लोग को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लोकेशन बस एक बार पता होनी चाहिए। 30th पैरेलल के बारे में एक पता होना चाहिए कि इसकी जो बाउंड्री हम लोग को बॉर्डर देखने को मिलती है उसको 38 पैरेलल के नाम से जाना जाता है, 30th पैरेलल के नाम से, राइट। और इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए आपको तो आप ये वाला टॉपिक जरूर देखना, क्योंकि इसमें भी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों कंट्री के बीच में कुछ समय पहले एक इशू भी चला था। साउथ कोरिया की तरफ से गलती से गोलियां जो है वो चल गई थी नॉर्थ कोरिया की तरफ, फिर नॉर्थ कोरिया ने फिर गोलियां चलाई, तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी, राइट। तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार जाकर देख लो आप, क्योंकि इस प्रकार का एक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ गया और ये वाली चीज चल रही है। और आपको पता होगा इसकी, जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपको साउथ कोरिया भी एक ऑप्शन मिलता है टूर करने का, आप साउथ कोरिया भी जाओगे या फिर यूनाइटेड किंगडम जाओगे, तो इसीलिए साउथ कोरिया से रिलेटेड भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, स्पेशली सिविल सर्विसेज में, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स को वहां पर भी कुछ समय के लिए भेजा जाता है, आईएएस ऑफिसर्स को, राइट। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप थोड़ा पता कीजिएगा इसके बारे में भी, बट जरूरी नहीं अभी पता करने की, वो एग्जाम के बाद की कहानी है। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको आपके लिए साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लेना। 29 मई 2020 के लेक्चर में आप 16 मिनट 44 सेकंड पे जाओगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, अच्छे से देख लो इस टॉपिक को जाके, ठीक है। ये कहां पे मिलेगा? हमारा यूट्यूब चैनल ओनली करंट अफेयर में। आप क्या करो, यूट्यूब के सर्च कॉलम में सर्च करो 29 मई 2020, उसके आगे लिख देना ओनली करंट अफेयर, जो पहला वीडियो आएगा वो ये वाला आएगा, उसके 16 मिनट 44 सेकंड पे चले जाना, ये वाला टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये बस बेसिक चीज आप थोड़ी सी इससे रिलेटेड ध्यान रखो। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने घर लौट रहे हैं रोड के थ्रू, रोड में जो मूव कर रहे हैं, और उस बीच उनको पुलिस पकड़ रही है, अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो नेशनल लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, वॉयलेट कर रहे हैं नेशनल लॉकडाउन को, तो उसको लेकर पुलिस उनको पकड़ के जेल में बंद कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमा चला रही है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने अपने घर लौट रहे हैं तो उनको अरेस्ट ना किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा ना चलाया जाए। और इवन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा है कि जितनी भी कंप्लेंट्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेक्शन 51 के तहत माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड की गई हैं तो वो सभी की सभी कंप्लेंट्स विथड्रॉ कर ली जाए। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज के लिए कहा है कि 171 और भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो शुरू की जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये माइग्रेंट वर्कर जो है वो अपने अपने घरों तक पहुंच जाए, उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। तो ये एक अपडेट है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर, और जो स्थिति जो हमारी कंट्री में चल रही है उसको लेकर, तो ये थोड़ी सी चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, राइट। अब बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। 2021 की ये रैंकिंग है। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आपसे प्रीलिम्स वगैरह में बाय चांस ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि अभी लेटेस्ट जो क्यूएस ने रैंकिंग रिलीज करी है वो 2020 की करी है, तो उस स्टेटमेंट को गलत कर देना, क्योंकि 2021 की ये रैंकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ऐसी कुछ चीजें जो अक्सर स्टूडेंट नजरअंदाज कर देते हैं, तो इस पर आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा फोकस होके चलना है, ठीक है। स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसी चीजें अक्सर आ जाती है, और कभी कभी यूपीएससी भी फेंक सकता है, तो यू शुड बी वेरी अवेयर। इसका ये 17th एडिशन हम लोग को देखने को मिलता है, हर साल इसकी रैंकिंग आती है, राइट। इसका जो फुल फॉर्म है ये हम लोग को क्वैक्विली साइमंड्स क्यूएस नाम का इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, क्यूएस का। ये बेसिकली एक प्रकार की ब्रिटिश कंपनी है जो कि एनालाइज करती है पूरे दुनिया भर की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। इसकी रैंकिंग देखो अभी आई है 2020 और 2021 की, इसकी रैंकिंग आपके सामने लिखी हुई है। तो मतलब 2020 और 21 दोनों में ही आप देख सकते हैं यूएसए की 3 यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। जैसे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही टॉप 3 पे लगातार 2020 और 2021 दोनों में ही हम लोग को देखने को मिली है। इसके अलावा एक रैंक जो यूएसए की जो गिरी है, ये हम लोग को मतलब ऊपर उठी है, यानी कि ये देखो आप 2020 के अंदर ये जो थी वो 5वें रैंक पे थी और इस बार ये 4थे रैंक पे आ गई है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी यहां पर भी यूएसए का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 2021 की लेटेस्ट रैंकिंग में यूएसए की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद फिर यूके आ रही है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर यूके, फिर इस प्रकार से आप देख सकते हो टॉप 20 यूनिवर्सिटी। उसमें आप देखो चाइना की भी एक यूनिवर्सिटी हम लोग को टॉप 20 के अंदर देखने को मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका अच्छा
किस चीज को लेकर माना जाता है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी टॉप लेवल की बहुत अच्छी है। तो ये तो बहुत लॉजिक वाली बात है, और यही लॉजिक वाली चीज इसके इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये सब चीज आपको रटनी नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी टॉप की होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी एकेडमिक रेपुटेशन काफी अच्छी होगी, यानी कि वहां पर अच्छे कंटेंट पढ़ाई जाएगी, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वहां पर दी जाएगी, वहां की फैकल्टी जो होगी वो काफी बेहतरीन होगी, वहां पर इंटरनेशनल फैकल्टी भी होगी, यानी कि दूसरे देश की फैकल्टी पढ़ाती होगी, टॉप लेवल की फैकल्टी होगी, वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते होंगे। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर बेस्ड इसके इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड ये फाइंड आउट करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो किस टॉप लेवल की है, राइट। इसके अलावा सिटिएशन पर फैकल्टी, सिटिएशन पर फैकल्टी का मतलब होता है कोई फैकल्टी जो है वो कितनी ज्यादा उसने रिसर्च करी हुई है, कितने सारे रिसर्च है और कितनी पॉपुलर वो बेसिकली फैकल्टी है अपनी फील्ड में, एकेडमिक की फील्ड में। तो ये इसका अर्थ हम लोग को देखने को मिलता है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एक होता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन होता है। तो ये कुछ इसके इंडिकेटर्स होते हैं जिसको एक जनरल तरीके से आप लोग को बस इसके बारे में जानना है। बाकी उतना इंडिकेटर्स वगैरह इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आपको एक नजर रखना जरूरी है, ठीक है, इसके बारे में। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो हम लोग को टॉप 200 में देखने को मिल रही है। एक आईआईटी बॉम्बे, दूसरी आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। बॉम्बे की आईआईटी बॉम्बे की रैंक 172, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रैंक 185, आईआईटी दिल्ली की रैंक 193। तो ये इसकी हम लोग को रैंकिंग देखने को मिल रही है, राइट। और क्यूएस की रैंकिंग जो है वो ये 2019 की और 2020 की भी मैंने आप लोग के लिए यहां पर पेश की हुई है, और 20 और 21 की यहां पर आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको एक जनरल आइडिया जो है वो मिल सके। ये इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, राइट, 2019 और 20 की, राइट। अब उस समय बॉम्बे, बेंगलुरु और दिल्ली ये भी टॉप 3 पे हम लोग को देखने को मिल रहे थे पिछले साल भी, अभी भी टॉप 3 पे, बट इनकी रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले लो हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, राइट। टोटल 21 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हम लोग को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज देखने को मिल रही है जो कि टॉप 1000 के अंदर है। पिछले साल ये 24 थी, इस साल ये 21 हुई है, यानी कि काफी मतलब कुछ हमारी 3 यूनिवर्सिटी जो है वो इससे बाहर हो गई हैं। साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस साल 21 में से 14 यूनिवर्सिटीज की रैंक गिरी है पिछले 12 महीनों में, और 4 यूनिवर्सिटीज की रैंक में इंप्रूवमेंट नजर आया है। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग गिरी है। हम लोग आज की डेट में टारगेट कर रहे हैं हमारी रैंकिंग को उठाने के ऊपर, बट इसका जो असर है वो कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज वगैरह जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एक बड़ा रोल होता है जो कि यहां पर लैग कर रहा है, और हर फील्ड में हम लोग देखते हैं कि जहां पर भी इंप्रूवमेंट नहीं होता वहां पर आप मेंस में लिख सकते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एक बड़ा रोल होता है, जो कि यहां पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये वाली एक चीज है। इसके अलावा यहां पर पुअर परफॉर्मेंस के और क्या रीजन हो सकते हैं, तो दूसरे रीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टी नहीं है, यानी कि बाहर की कोई फैकल्टी हम लोग नहीं बुलाते हैं, राइट। तो ये एक बड़ा एक दिक्कत यहां पर बताया जा रहा है, और ना ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ज्यादा है। साथ ही साथ फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो भी हमारा पुअर काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इंडिया सिर्फ फुल टाइम फैकल्टी को ही रिकॉर्ड करती है, काउंट करती है, यानी कि जो टीचर फुल टाइम वाले हैं तो उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। बट यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चा पीएचडी होल्डर होता है और वो फिर टीचिंग वगैरह कर रहा होता है या फिर वो रिसर्च असिस्टेंट होता है, तो उसको भी यहां पर ऐड किया जाता है फैकल्टी के तौर पर। इसलिए हमारा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है वो थोड़ा सा गिरा हुआ नजर आता है, राइट, इसकी रिपोर्ट में। क्योंकि हम लोग जो फैकल्टी को रिकॉर्ड करते हैं वो किसकी फैकल्टी को रिकॉर्ड करते हैं, जो फुल टाइम फैकल्टी है, राइट। और बट जो पीएचडी होल्डर्स हैं या फिर जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये एक बड़ी फॉल्ट हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण यूएसए हमारी रैंकिंग जो है वो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो में गिरी है। बाकी इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे यहाँ कम है, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट काफी कम है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। तो इन सब चीजों पे हम लोग को एट प्रेजेंट काम करना है, राइट, अगर हमारी रैंकिंग हम लोग को इंप्रूव करनी है तो, राइट। उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस की बारे में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, आप लोग को पता है। वेरियस पॉलिसीज वगैरह हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं पहले एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड। तो एजुकेशन के बारे में आप एक अलग से जो है वो एक बना के रखोगे, कौन सी पॉलिसी जो है वो पिछले 6-8 महीने में या पिछले साल 2 साल में आई हुई है, तो एटलीस्ट आप अपडेटेड रहोगे उस चीज से, ठीक है। एंड गाइस, मैं जो आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूं वो आप लोग रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो करो, क्योंकि ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, राइट। तो इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी चीज मैं आपको बताऊं उसको जरूर फॉलो अप किया करो। माना कि वो थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम करेगा, थोड़ा ज्यादा, और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, राइट। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर दिल्ली ने अभी
भी डिसीजन लिया था कि वो हेल्थ सर्विसेज को लिमिट करेगी। कैसे लिमिट करेगी? तो दिल्ली का कहना था कि ये दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या फिर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर बेड्स को रिजर्व किए जाएंगे। किनके लिए? दिल्ली के रेजिडेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कई सारे हॉस्पिटल्स में खाली बेड रखने पड़ेंगे जहां पर सिर्फ दिल्ली के ही सिटीजन्स को या फिर रेसिडेंट्स को एडमिट किया जाएगा। राइट, बाहर के दूसरे स्टेट के रेसिडेंट को यहां पर जो है वो दाखिला नहीं मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर। तो ये चीज यहां पर एक पहले पॉइंट में की गई थी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बात करी है कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उसके कांटेक्ट में जो जो लोग आते हैं, जैसे आपको बताया हुआ कोरोना वायरस जो पॉजिटिव पेशेंट जो होता है उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको ट्रेस किया जाता है और उनकी टेस्टिंग करवाई जाती है। तो ये चीज आप लोग जानते हैं, राइट। बट यहां पर कहा गया कि उनके जो कॉन्टेक्ट जो होते हैं, जो कोरोना वायरस पेशेंट है इसके जो कॉन्टेक्ट वाले जो लोग हैं उसको आप ट्रेस करो। ट्रेस करने के बाद पहले ये देखो कि उस इंसान में सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे तो उसकी टेस्टिंग मत करो, जिसके सिम्टम्स है उसकी टेस्टिंग करो। तो ये दो डिसीजन दिल्ली गवर्नमेंट ने लिए थे, बट इनके इस डिसीजन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने ओवर रूल कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया है। क्या बोलते हुए इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ हम लोग को देखने को मिलता है, उसके अंडर राइट टू हेल्थ एक इंटीग्रल पार्ट है और आप इस प्रकार से किसी भी पेशेंट के मतलब इस तरीके से किसी भी पेशेंट को जो है वो आप मतलब वायलेट नहीं कर सकते उसके राइट टू लाइफ को, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल खाली है, उसमें बेड्स खाली है, सामने एक पेशेंट आया और हॉस्पिटल जो है वो पहले पेशेंट से ये पूछेगा कि भाई आप कौन से स्टेट के हो। वो पेशेंट मरने वाला है, उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, बट वो हॉस्पिटल उस पेशेंट को बोलेगा कि भाई अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो आपको इस यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो खाली बेड जो है उसमें आपको दाखिला नहीं मिल सकता। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो ये तो एक प्रकार से एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो ये चीज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां पर रखी। अब देखो आप कितने प्यार से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिल्कुल तर्क बात करते हुए, यानी कि जो चीज इन्होंने प्रेजेंट करी है इसको ओवररूल करते हुए दिल्ली के इस डिसीजन को, उसमें इन्होंने क्लियरिटी के साथ जो है वो चीजें बताई है कि देखो ये आर्टिकल यानी कि रूल्स रेगुलेशंस लॉ का इस्तेमाल करते हुए बताया है। और यही सेम चीज आप इनसे सीखो और इसी प्रकार से आप लोग को अपने मेंस आंसर में भी लिखना है। आप अगर किसी मेंस आंसर को लिखते हो तो सिर्फ आंसर के साथ जो है वो कॉमन लैंग्वेज में आंसर के साथ अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन को अगर ऐड कर पाओ तो भी वो आपके लिए अच्छा हुआ। जैसे कि प्रीवियस एजुकेशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह जो है वो आप रिकॉर्ड करके रखो। तो अगर आप वो सब चीजें अगर अपने आंसर में मेंशन करोगे तो आपके आंसर की क्वालिटी काफी अच्छी होगी और उससे आपके आंसर में काफी अच्छे आपको मार्क्स मिलने की संभावना हो जाती है। समझ रहे हो बातों को? अब देखो यहां पर इन्होंने आर्टिकल 21 का जिक्र किया। अब एक और चीज पॉलिटी में आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए हेल्थ, राइट टू हेल्थ, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन। आपका आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ, राइट। तो इस प्रकार की भी तैयारी आपको करनी है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि एनसीटी जो है गाइस उसके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है कि एनसीटी गुरुग्राम और नोएडा से कनेक्टेड। अगर आप दिल्ली गए होगे तो आपको पता होगा कि गुरुग्राम और जो गुड़गांव जिसको हम लोग बोलते थे, तो ये उसका नया नाम गुरुग्राम है। तो गुरुग्राम से मेट्रो कनेक्टेड है, नोएडा से मेट्रो कनेक्टेड है और कई सारे लोग जो है गाइस लाखों की संख्या में लोग उनकी रोजमर्रा की जिंदगी यहां पर दिल्ली में बीतती है, यानी कि उनका व्यवसाय उनका जो बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर होता है। तो वो डेली दिल्ली ट्रैवल करते हैं, मतलब वो दिल्ली आकर टैक्स भरते हैं, बट देन टू अगर दिल्ली के हॉस्पिटल में रेसिडेंटशिप के आधार पर उनको अगर दाखिला ना मिले तो ये तो बहुत गलत बात है उनके लिए, राइट। तो उनके भी राइट्स का जो है यहां पर हनन हम लोग को देखने को मिल रहा है, वायलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तीसरी बात इन्होंने करी कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट ही इनका सेकंड पॉइंट था। कैसे अगेंस्ट था? आईसीएमआर ने कहा था कि अगर कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग आए सबको आपको टेस्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। क्यों? अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है, उसको अगर ऑब्वियस बात है कि उसकी बॉडी में अगर वायरस है तो वो एज अ कैरियर की तरह काम करेगा, वो दूसरे लोगों को वायरस स्प्रेड कर देगा, राइट। तो ये एक मतलब टेक्निकलिटी इसके पीछे हम लोग को ये इस प्रकार की देखने को मिलती है, राइट। अब देखो पावर्स क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की इस प्रकार के ऑर्डर को इशू करने की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानिए। ये भी कभी कभार आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पावर ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस प्रकार से खारिज किया दिल्ली के डिसीजन को क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अध्यक्ष है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इनकी इस पोस्ट के कारण इन्होंने दिल्ली के इस डिसीजन को खारिज कर दिया, ओवररूल कर दिया, राइट। तो ये भी क्लियरिटी बिल्कुल अच्छे से आपको बतानी चाहिए। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द सेक्शन कि इसका सेक्शन कौन सा है, ये सब तो ये
इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी अगर देखना चाहो तो एक बार आप देख सकते हो। बाकी मेन चीज आपको ये याद रखने की, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, और इसी के आधार पर इन्होंने दिल्ली के इस डिसीजन को खारिज कर दिया। गॉट इट। अब सिचुएशन दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही है। एक फोरकास्टिंग ये है कि जुलाई के एंड तक 5.5 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ये कहा गया कि दिल्ली में 80,000 बेड्स की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये काफी डेंजरस और सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है, देख रहे हो आप जिस प्रकार से, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात हो रही है जस्टिस एंड पुलिसिंग एक्ट। क्वेश्चन ये बनेगा कि जस्टिस एंड पुलिसिंग एक्ट किससे रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड, या कहां का है ये कानून। तो याद रखिएगा यूएसए का ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है। पुलिसिंग एक्ट क्यों लेकर आया गया है, तो आप लोग जानते हैं गाइस, इसके पीछे की वजह पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक व्यक्ति था गाइस, एक ब्लैक रेशियल व्यक्ति हम लोग को देखने को मिला था, और इसके मतलब ड्रग डीलर के केस में, हालांकि उसके पास कोई ड्रग्स वगैरह पाए नहीं गए थे, बट ड्रग के केस में पुलिस ने जो है वो उसको अरेस्ट किया था रोड पे, और उसके बाद तो उसके साथ इतनी बेरहमी की गई कि उसको पुलिस वाले ने उसकी गर्दन पे अपना जूता रखा और उसको प्रेस कर दिया, और 9 मिनट तक कहा जाता है कि उसको प्रेस करके रखा हुआ, और इस बीच उसकी जान चली गई, मतलब चोक हो गया था उसका गला। इवन पता है वीडियो भी है इसका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बेचारा बोल रहा था कि मुझे सांस नहीं लेती बन रही, प्लीज मुझ पे रहम करो, मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो ऐसी बातें बोली गई है, बाकायदा रिकॉर्ड की गई हैं, बट उसके बावजूद उस जालिम पुलिस वाले ने इसको छोड़ा नहीं या इस पर रहम नहीं दिखाया, और उस बेचारी की मौत हो गई। और उसको लेकर पूरा यूएसए जो है वो खड़ा हो गया, और यूएसए के इस प्रोटेस्ट के चलते ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें पुलिस की इस प्रकार की जो पावर होती है, फोर्स का उपयोग करने की, बल का उपयोग करने की, उसको खारिज करने की बात की गई है इस कानून में। दूसरे में यह बात की गई है कि जो पुलिस अब्यूज करते हैं, यानी कि पुलिस जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तो उसके लिए भी पुलिस को अब अकाउंटेबल होना पड़ेगा यूएसए के अंदर। तो ये चीज जो है वो इस कानून से रिलेटेड जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इस कानून में और क्या क्या चीजें लिखी हुई है दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर, क्योंकि यूएसए का एग्जाम नहीं लिखोगे आप, सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखोगे, तो इसलिए इंडियन सिविल सर्विसेज का लिखोगे, तो इंडियन के जितने भी कानून उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। यूएसए कानून के बारे में इतना डिटेल में मत जाओ, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी बात देखो, ये यहां पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि इस जगह पर मिनेपोलिस जो है एक सिटी हम लोग को यूएसए की देखने को मिलती है, तो यहां पर यह घटना हुई थी। और आपको याद है कल हम लोग ने बात करी थी एनोनिमस एक हैकर ग्रुप है उसके बारे में, तो उसने भी यहीं की पुलिस की वेबसाइट जो है उसको हैक कर दिया था, और हमने बात भी करी थी, मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी आपको उसके बारे में बताया था कि वो जो हैकर ग्रुप है वो लोगों के हित के लिए थोड़े से काम करते हैं, किसी पॉलिटिकल विंग से एसोसिएटेड नहीं है, मेनली वो लोगों के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए कई सारे लोग उस हैकर ग्रुप को भी थोड़ा पसंद करते हैं, राइट। तो चलो ये वाली बात हो गई इससे रिलेटेड। अब मेरा आपसे एक ऐसे का होमवर्क है, अभी देखो टॉपिक कुछ पूरे खत्म नहीं हुए, अभी आगे पेपर 3 भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या पता मैं कल आप लोग को ये होमवर्क देना भूल जाऊं बाई चांस, तो आप अभी ये याद कहीं पे लिख लो कि रेसिज्म एग्जिस्ट या फिर जातिवाद मौजूद है। तो ये आपका टाइटल है ऐसे का, जो आपको होमवर्क जो है वो करना है, संडे को ऐसे लिखना है, और ये 1000 से 1500 वर्ड के आसपास जो है वो आप लिखिएगा अपना ये ऐसे, और आप अपने किसी भी मतलब जो दोस्त है उससे क्रॉस चेक वगैरह करा लीजिएगा, फ्रेंड वगैरह से, या फिर अगर आप किसी टीचर के कांटेक्ट में हैं तो उनको जो है वो भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वो ये आपका ऐसे है, ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेना। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। यहां पर बात हो रही है तुरंत कस्टम्स प्रोग्राम के बारे में। तो देखो गाइस, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा लॉन्च किया गया था, और बेंगलुरु और चेन्नई के बीच का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, तो आप इसको समझिए। तो देखो, अब से जितने भी गुड्स जो कि चेन्नई में इंपोर्ट होते हैं, यानी कि जितने भी सामान चेन्नई के अंदर इंपोर्ट होते हैं, राइट, तो उनको जो है वो एक्सेस करने के लिए फिजिकली कस्टम ऑफिसर्स का मौजूद होना जरूरी नहीं है। कस्टम ऑफिसर्स बेंगलुरु के अंदर बैठकर बिना फिजिकल मौजूदगी के, यानी कि बिना चेन्नई में हुए, ये फेसलेस तरीके से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे यहाँ के इंपोर्ट को, राइट। यानी कि यहां पे जितने भी गुड्स वगैरह आते हैं उसको उसके एक्सेसमेंट के लिए बेंगलुरु में बैठे ऑफिशियल्स कंप्यूटर के ऊपर जो है वो देखकर यहां पर गुड्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, और उसको जो है वो मतलब अलाउ कर सकते हैं कि वो पास हो गया, उसको अब ले जाया जा सकता है। तो ये देखो, ये एक्सेसमेंट को लेकर ये इस प्रकार का चीज हम लोग को, प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसके द्वारा बेंगलुरु में बैठे बैठे कस्टम ऑफिसर जो है वो यहां पर जो है वो देख सकते हैं, राइट, यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं। और इवन इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि चेन्नई में बैठे बैठे बेंगलुरु के रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो यहां पर एक्सेस किए जा सकते हैं, और फिर एक्सपोर्ट किया जा सकता है प्रोडक्ट्स वगैरह को, यानी कि उसको अलाउ किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की चीजें हम लोग को ये देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए तुरंत कस्टम प्रोग्राम के बारे में।
इसके अलावा बात करने तो देखो गाइस, इंडिया के अंदर कई सारे मिठाई वगैरह की दुकान हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर यूवी एक्सरे जो डिसइंफेक्टेंट जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि इस मैकेनिज्म का, इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, फूड वगैरह को डिसइंफेक्टेंट के अंदर डालकर जो है वो बता रहे हैं कि अब ये फूड जो है वो कोरोना वायरस मुक्त है, यानी कि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये जो है वो वायरस वगैरह नहीं है इसमें, आप खा सकते हो उसको, अच्छा ही है। ठीक है, तो ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। बट आपको क्या करना है, आपको अल्ट्रा वॉयलेट के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़नी है, जो अभी मैंने आप लोग को कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई थी। ये 14 मई 2020 को ये वाला टॉपिक हमने कवर किया था, ये आप लोग को मिल जाएगा हमारे ओनली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। 34 मिनट 38 सेकंड पे आप जाएंगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, जहां पर थोड़ी बात मैंने यूवी अल्ट्रा वॉयलेट लाइट्स के बारे में भी करी हुई है, तो इसको भी आप एक बार जाकर देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एक बार जाकर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े हम लोग। तो DIAT की यहां पर बात हो रही है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी हम लोग को पुणे में देखने को मिलती है। इसने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है उसको डेवलप किया है। ये स्प्रे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है अनन्या। तो अनन्या नाम आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ये क्या है, ये एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको एक पुणे की यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये बेसिकली चीज है कोरोना वायरस को जो है वो खत्म करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, और मतलब सभी, यानी कि कोरोना वायरस मुक्त करने के लिए और सरफेस एरिया वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये हम लोग को प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी जानकारी एक होनी चाहिए आपको। अब देखिए गाइस, काफी डरावनी टाइप की एक न्यूज आपके सामने अब आएगी। छठा मास एक्सटेंशन चल रहा है एट प्रेजेंट, ये साइंटिस्ट क्लेम कर रहा है, छठा मास एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है, हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो अभी तक धरती में 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, यानी कि एक साथ भारी मात्रा में जब स्पीसीज खत्म हो जाती है इस धरती से, तो उसको मास एक्सटेंशन कहा जाता है। और छठा मास एक्सटेंशन ये एट प्रेजेंट चल रहा है, जब स्पीसीज धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है धरती से। पहली बार जो हुआ था वो 444 मिलियन साल पहले हम लोग को देखने को मिला था। एंड ऑर्डोविसियन में पहला मास एक्सटेंशन हुआ था, 86% स्पीसीज खत्म हो गई थी पूरे हमारी धरती से। सीवियर आइस एज हम लोग को देखने को मिला था, सी का लेवल जो है था वो लो हो गया था, प्लेनेट जो है वो एकदम ठंडा पड़ गया था बुरी तरह से। तो ये उस समय का एरा था जब पूरे 86% जो स्पीसीज है, प्रजाति जो है वो खत्म हो गई थी, खो गई थी, लुप्त हो गई थी, राइट। इसके अलावा दूसरा जो हुआ था वो 383 से लेकर 359 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग को देखने को मिला था। लेट डेवोनियन एरा में हम लोग को देखने को मिला था, 75% स्पीसीज उस समय खत्म हो गई थी। और ये बताया गया था कि उस समय जो बड़े बड़े जो प्लांट्स जो थे, उन्होंने धरती के अंदर जो, यानी कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल प्लांट्स जो होते हैं वो इतने डीप चले गए थे धरती के अंदर कि उन्होंने धरती को फाड़ दिया था, ऐसा कहा जाता है, चीर दिया था धरती को। और उसके कारण क्या हुआ था, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ओशियन में रिलीज हो गए थे। न्यूट्रिएंट जैसे ही ओशियन में रिलीज हुए, वैसे ही एल्गल बूम्स हम लोग को देखने को मिला कि वो डेवलप होना शुरू हो गई। उन्होंने पूरा जो है वो ओशियन से ऑक्सीजन सक कर लिया, और उसके चलते सफोकेट होकर जो स्पीसीज है वो मारे गए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ये दूसरा मास एक्सटेंशन इस प्रकार का देखने को मिला था। तीसरा मास एक्सटेंशन हुआ था परमियान के एंड पीरियड पे, 282 मिलियन ईयर्स पहले। 96% स्पीसीज धरती से खत्म हुई थी। और यहां पर बताया गया था कि साइबेरिया के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, एक विस्फोट टाइप का हुआ था, और उसके चलते ओशियन एसिडिक हो गया, और हम लोग को देखने को मिला कि पॉइजनस गैस जो है वो पूरी जो है वो रिलीज हो गई। तो उसके कारण भी जो है वो स्पीसीज मारे गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गया था, और उसके चलते सफोकेशन टाइप की डेवलप हुई, और इस प्रकार की पॉइजनस गैस के कारण लोगों, मतलब जितने भी स्पीसीज थे उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा चौथा मास एक्सटेंशन जो हुआ था वो 201 मिलियन साल पहले हुआ था, एंड ट्रियासिक में, और मैंने ट्रियासिक के अंत में। और 80% स्पीसीज जो है उनकी मौत हो गई थी, और इसके पीछे क्या कारण था वो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता लगा है। पांचवा जो मास एक्सटेंशन हुआ था, यानी कि आज जो छठवां मास एक्सटेंशन चल रहा है, इससे पहले पांचवा हुआ था, ये 66 मिलियन साल पहले हुआ था, राइट। और इस समय 76% सभी के सभी स्पीसीज खत्म हो गई थी। उस समय वॉल्केनिक एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिला था। हम लोगों ने देखा वो पिछले 5 मास एक्सटेंशन देखे, लगभग 450 साल से हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला वाला हम लोग ने देखो 444 मिलियन साल पहले देखा था, राइट। उस हिसाब से फिर ये पूरे पांचों हो गए, तो करीब 450 साल से ये मास एक्सटेंशन शुरू हो गए थे, और अभी
5 हो चुके हैं ऑलरेडी और कहा जा रहा है कि छठा जो है वो ये हम लोग को एट प्रेजेंट अब देखने को मिल रहा है। और जो 5 हुए थे उसमें 70 से लेकर 95% डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही मची थी। उसमें जो प्लांट्स की जो स्पीसीज थी, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज थी जो पहले एग्जिस्ट करती थी वो लुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, राइट। उनका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था। जैसे कि डायनासोर, आप जानते होंगे कि हमारी धरती में पहले डायनासोर थे, बट अब है क्या, नहीं है, लुप्त हो गए थे। मास एक्सटेंशन के समय पे हुआ था ये सब। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ मास एक्सटेंशन चल रहा है। उस समय वॉल्केनिक एरप्शन हुए थे, यानी कि तबाही मची थी एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के चलते। और ये बताया जा रहा है कि इस एक्सटेंशन के बाद स्पीसीज को रीगेन करने में सालों लग गए थे, मिलियंस ऑफ ईयर जो है वो लग गए थे वापस से स्पीसीज को आने में, राइट। और कहा जा रहा है कि अभी जो एक्सटेंशन शुरू हो चुका है ये ह्यूमन के कारण हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताई जा रही है कि क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन से ज्यादा इमीडिएट डिस्ट्रक्शन इसका हम लोग को देखने को मिलेगा, बहुत ही विनाशकारी और तत्काल तरीके से इसका डिस्ट्रक्शन होगा। और कहा जा रहा है, इसको रेफर जो किया जा रहा है एक टर्म से जिसका नाम है एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन, एंथ्रोपोसीन विलोपन। अब देखो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये टर्म अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि छठे मास एक्सटेंशन से ये रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, और इसमें जब एक बार स्पीसीज खत्म होंगी तो वो परमानेंटली खत्म हो जाएंगी। जैसे अभी हमने देखा ना कि यहां पर जो स्पीसीज वगैरह खत्म हुई थी, तो इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि स्पीसीज को रीगेन करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे, बट कहा जा रहा है कि अब जो लुप्त होंगी चीजें तो उसमें रीगेन होने में जो है वो समय तो दूर की बात है, वो रीगेन होंगे ही नहीं। तो ये चीज यहां पर मेंशन्ड है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्पीसीज का जो लॉस हो रहा है वो ह्यूमंस के कारण हो रहा है, और जब से ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर वगैरह शुरू किया लगभग 11,000 साल पहले से, तब से जो है वो स्पीसीज लॉस होती हुई नजर आ रही है, राइट। और कहा गया है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन जो उस समय थी वो 1 मिलियन थी लगभग, और अब जो है वो 7.7 बिलियन ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई है। और इस चीज को फूड चेन के साथ भी आप लिंक कर सकते हो समझने के लिए। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी एक स्पीसीज अगर लुप्त होती है, खत्म होती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो हर स्पीसीज को जो है वो पड़ेगा, हर स्पीसीज को उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन है, राइट। हर एक स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बड़ी एक दिक्कत जो है वो आ सकती है, एक के भी डिस्टर्बेंस, यानी कि इकोसिस्टम में एक भी चीज का अगर डिसबैलेंस होता है तो उसका इंपैक्ट पूरी चीजों पे पड़ता है, राइट। तो ये जो नेचर वाली बातें हैं जिसको आप लोग भी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और कोरोना वायरस पेंडेमिक में भी यही चीज बताई जा रही है कि ये चीज लिंक जो है वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड से। आप जानते हो गाइस कि वुहान के अंदर ये चीज हुई थी, जहां पर वो मार्केट था जहां पर जानवरों को बेचा जाता था, काटा जाता था, राइट। तो उस मार्केट के अंदर ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। और ह्यूमन जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए, खाने वगैरह के लिए ये मतलब स्पीसीज को खाते हैं, और ना जाने कौन से स्पीसीज को खा लेते हैं। आप लोग जानते हैं चाइना तो बहुत ही उल्टे पुल्टे, यानी कि जैसे स्पीसीज को कोई नहीं खाता, नॉन वेजिटेरियन जिस स्पीसीज को खाने से भागते हैं उस स्पीसीज को जो है वो चाइनीज खा लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हुई है। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस तो आया है चीजों में, नेचर में डिस्टर्बेंस हुआ है, और उसी के कारण ये सब चीजें हो रही है। कोरोना वायरस ये भी इस रिपोर्ट में आया हुआ है बकायदा। और कहा जा रहा है कि ह्यूमन जो है वो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए जो वाइल्ड वगैरह जो है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और भी काफी सारी चीजों के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एनिमल्स वगैरह, स्पीसीज वगैरह को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मार देते हैं, राइट। तो कहा जा रहा है कि ये सब चीजें जो हो रही है इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी, पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और कहा जा रहा है कि आगे चल के उस प्रकार के और भी वायरस जो है वो देखने को मिल सकते हैं अगर चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो, और भी जो है वो विनाशकारी स्थिति डेवलप हो सकती है अभी अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, अभी अगर सतर्कता नहीं दिखाई तो। ये ओवरऑल पूरी चीज थी इस रिपोर्ट के अंदर, जिसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन और जानकारी आपको अच्छे से होना जरूरी था। और ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और खुश हो जाओ, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं आप लोगों को, बट अभी रुकिए, अभी कहीं जाने का नहीं है। अभी मैं आप लोग को 2 मिनट की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। कल और परसों में देना मतलब नहीं दे पाया था क्योंकि टीम की तरफ से नहीं आई थी। अब टीम की तरफ से पूरी टेस्ट सीरीज आ चुकी है 2 मिनट वाली, तो वो मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी थोड़ी देर से जैसे मैं आपको बाय बोलूंगा उसके बाद आपकी 2 मिनट की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से आपका जो स्कोर रहेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। और अभी बताना कि आज का ये जो हम लोग ने शुरू किया है, जैसे कि टारगेट किया था कि एक स्लाइड में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने थोड़े से फॉन्ट जो है वो थोड़े छोटे कर दिए थे जिससे कि आपको क्लियरिटी, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया था कि 720 पिक्सल या 420 पिक्सल पे आप अपना वीडियो कर लेना, तो आपको क्लियर जो है वो देखेंगे वर्ड्स वगैरह, राइट। और इसकी क्या होती है कि जैसे कि अगर आप इसकी पीडीएफ वगैरह लेते हो तो मैं चाहता हूं कि आप जब इसको रिवाइज करो, एक बार रिकॉल करो चीजों को, तो आपको तकलीफ ना हो। मतलब क्योंकि देखो यहां पे तो आप सभी लोग समझ ही रहे हो कंसेप्ट को न्यूज के, और जो बच्चे पीडीएफ नहीं इसकी परचेज करते हैं वो अपने हिसाब से अपने नोट्स वगैरह बना ही लेते हैं ऑलरेडी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारे पेड कोर्सेज के मेंबर्स हैं जो इसके नोट्स लेते हैं स्पेशली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटलीस्ट उनको भी फटाक से फायदा हो जाए। और कई सारे बच्चे
बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, तो उनको भी जो है वो एक ही स्क्रीनशॉट में पूरी चीजें कवर हो जाए, फालतू बंडल बनाने की जरूरत ना पड़े या फिर स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो वी विल मूव विद दिस आइडिया, और नहीं लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जैसा हम चलते आ रहे थे वैसा चलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये 100 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी करवाई जाएगी अच्छे से, जिसके तहत आप प्रीलिम्स को डेफिनेटली क्रैक कर पाओ। अगर आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन होकर इसकी हर एक चीज फॉलो करते हो तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। तो अगर आप वाकई में फुली मोटिवेटेड हो प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो। और हमारे इस वीडियो की पीडीएफ भी जो होती है गाइस, वो भी एक पेड कोर्स में प्रोवाइड की जाती है। करंट अफेयर्स का एक अलग से पेड कोर्स है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पूरी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन तुरंत अभी हिट कर दो और शेयर कर दो फटाक से, इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए बस इतनी ही थी गाइस आज के लिए, अभी ये टेस्ट सीरीज आप दो, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।